नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा पेपर 1 की समाप्त हो चुकी है। पेपर 2 अभी होने वाली है। एडमिट कार्ड आ चुकी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें वो भी देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ मैं बिहार स्टेट 2024 पेपर 2 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला को लेकर के, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके बारे में एक मैराथन क्लास ले रहा हूँ, जिसका आज ये 12वां सेट वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो करा चुका हूं मैं, जो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यह 12वां वीडियो आपके सामने उपलब्ध है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पेपर 1 की जो परीक्षा हुई उसके सारे सवाल हमारे इसी सेट से मिले। आप मिला सकते हैं या फिर एक बार वीडियो को देखकर आप प्रश्नों की क्वालिटी चेक करके आप बता सकते हैं कि क्या इस तरह के ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं या नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अपनी राय देने के लिए कॉमेंट में हमें जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के सेशन का, शिक्षण है, बिल्कुल शिक्षण क्या है। ऑप्शन ए रखा है कि शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना, बी रखा है परिणाम शिक्षार्थी के सुपुर्द करना, सी जीवंत पुस्तकालय तैयार करना, और डी प्रमाण के बिना शिक्षार्थी को विश्वास दिलाना। तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना है। देखिए, परिणाम सुपुर्द करना, परिणाम शिक्षण नहीं है। जीवंत पुस्तकालय तैयार, क्या पुस्तकालय तैयार करेंगे आप? प्रमाण के बिना शिक्षार्थी को विश्वास दिलाना, यानी कि आपके पास प्रमाण है नहीं, शिक्षार्थी को विश्वास दिला रहे हैं कि एकदम देखो बेटा ये ऐसा है वैसा है, सही है गलत है। बिल्कुल, जब तक आपके पास ठोस आधार और प्रमाण ना हो उसके आधार पर आप किसी को कोई चीज प्रमाणित नहीं कर सकते। कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर जहां जरूरत होगी हम आपको डिटेल्स चर्चा करते चलेंगे। तो यहाँ लिखा है शिक्षण शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देने से है। शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है और शिक्षक छात्रों की रुचि और आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। क्लियर है? चलते हैं अगला सवाल लेते हैं आज के सेशन का। दूसरा सवाल है, शिक्षण का आश्रित चर क्या है दोस्तों? तो शिक्षण का आश्रित यानी कि डिपेंड जो है वो चर कौन सा है? तो मैं बता दूं कि शिक्षण का जो चर है वो 3 होते हैं। एक चर होता है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, एक होता है आपका सब्जेक्ट या पाठ्यक्रम, सिलेबस जिसे आप कह सकते हैं, और एक होता है टीचर। तो टीचर स्वतंत्र चर होता है, जबकि स्टूडेंट आश्रित चर होता है, और बीच में होता है कौन सा? पाठ्यक्रम। तो टीचर, सिलेबस और स्टूडेंट, ये 3 चर होते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा आश्रित चर बताइए, तो आश्रित होता है शिक्षार्थी। क्लियर? तो शिक्षण का आश्रित चर शिक्षार्थी है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षणार्थी पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शिक्षण की सफलता विद्यार्थी के सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है। अगला सवाल लेते हैं। पसंद आ रहा वीडियो लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज और सवाल आपको देते रहें। गति संवेदी शिक्षण है। गति संवेदी शिक्षण क्या है? तार्किक अधिगम है, शारीरिक अधिगम है, श्रवण अधिगम है, संगीतात्मक अधिगम है। देखिए, यदि अगर सवाल आप समझ गए ना तो आधा जवाब तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी में यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो जवाब आसान हो जाता है। कहता है गति संवेदी यानी मोशंस की बात कर रहा है, तो तर्क में मोशन की कोई बात नहीं होती है, सुनने में मोशन का कोई बात नहीं होता, संगीत में कोई मोशन नहीं है। शारीरिक अधिगम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो गति संवेदी शिक्षण का संबंध शारीरिक अधिगम से है। इस प्रकार की शिक्षा में शारीरिक गतिविधि और संवेदनाओं के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है, क्या बल देता है? तो विषय केंद्रित शिक्षण अगर आप देंगे तो विकास पर बल देगा, शिक्षार्थी केंद्रित देंगे, क्रिया केंद्रित देंगे, या फिर एकीकृत शिक्षण देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण इज द बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देना है तो शिक्षार्थी यानी कि सेंटर में हमारा स्टूडेंट होना चाहिए। उसकी रुचि, उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता के अनुसार जब आप उसको सिखाएंगे तो समग्र विकास मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं।
5वां सवाल है, ब्लूम के वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण प्रतिस्थापन की गई है। बिल्कुल की गई है। तो प्रतिस्थापन जो संश्लेषण की गई है नए संस्करण में वो क्या है? सम्मिश्रण से, निर्माण से, सुसंगत से, मिश्रित से। तो यह ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ब्लूम साहब ने जो अपडेट किया है नए संस्करण में वो है निर्माण से। तो ब्लूम के वर्गीकरण में नए संस्करण में संश्लेषण की प्रतिस्थापना निर्माण से की गई है। तो ब्लूम साहब काफी एक अच्छे मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया। इसे एक सवाल हमेशा आपके स्टेट में पूछे जाते हैं, आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल लेते हैं, बेहतर अधिगम सुनकर होता है। दृष्टिकोण किस तरह का एंगल दिखा रहा है? अच्छा अधिगम कैसे होता है? सुनकर। तो 4 ऑप्शन है, विचार, व्याख्यान, प्रदर्शन, संगोष्ठी। तो सुनकर, जब बालक कब सुनता है तो इसका एंगल दृष्टिकोण क्या है? व्याख्यान विधि इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब आप लेक्चर देते, जैसे मैं अभी लेक्चर्स दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो सुनकर सीख रहे हैं। व्याख्यान विधि होता है जो बेहतर अधिगम होता है सुनकर सीखना, यानी यहाँ का जो दृष्टिकोण दिखा रहा है वो व्याख्यान विधि का है। तो व्याख्यान विधि में शिक्षक द्वारा जानकारी का प्रसारण किया जाता है और छात्र उसे सुनकर सीखते हैं। यह एक पारंपरिक विधि है। यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि पारंपरिक विधि कौन सी है? पारंपरिक विधि। अगला सवाल लेते हैं, निगमन विधि का दृष्टिकोण क्या है? निगमन विधि का दृष्टिकोण है शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर, शिक्षार्थी से शिक्षक की ओर, ये दोनों नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो कह रहा है निगमन विधि। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत सवाल ये आसान है। निगमन विधि जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि आगमन विधि जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है निगमन विधि। कौन सा विधि? निगमन विधि। वो दिक्कत सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं जब हम लोग, तब आता है वो निगमन विधि। और उदाहरण से नियम की ओर आते हैं तो आगमन विधि। अगला सवाल लेते हैं, आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है। तो आगमन जो विधि है वो क्या शिक्षार्थी को प्रदान करता है? प्रासंगिक सामग्री, अनुदेश, व्याख्यान या प्रदर्शन। तो चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। आगमन विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें विशिष्ट स्तर उदाहरणों के माध्यम से समान स्तर का निर्माण किया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी को दोषपूर्ण सामग्री प्रदान की जाती है ताकि वह अपने पिछले ज्ञान और शिक्षा के आधार पर नए ज्ञान को समझ सके। तो यह जो विधि आप देख रहे हैं आगमन विधि, जिसकी चर्चा हम पिछले सवाल में भी किया था, इसमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं पहले और फिर यह आता है नियम की ओर। तो फिर इसमें एक और क्या करते हैं कि जो शिक्षार्थी है उसको क्या किया जाता है, तो कुछ प्रासंगिक सामग्री दिया जाता है, कोई भी एक तरह से ये हो गया एग्जाम्पल, और फिर उसके अनुसार उसे उस नियम तक पहुंचना होता है। तो एक ही बात है, एग्जाम्पल से नियम, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं, 9 नंबर, पाठ योजना के जनक कौन है? देखो ये जो सवाल है भाई, ये सवाल काफी फैक्चुअल है। जैसे इकाई योजना के जनक कौन है, पाठ योजना के जनक कौन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, तो ये सवाल डायरेक्ट आपको याद करने होंगे। जैसे पाठ योजना के जनक सीधे सीधे याद करना होगा, हर्बर्ट फ्रेडरिक हार्वर्ट थे। तो पाठ योजना के जर्मन वैज्ञानिक, ये भी याद रखिए, कभी ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से थे। तो पाठ योजना के जनक जर्मन वैज्ञानिक जे फ्रेडरिक हार्वर्ट थे। क्लियर? जे फ्रेडरिक हार्वर्ट। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, इन्वेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किया। तो इन्वेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किसने किया? तो गेगने साहब थे, वो किए थे, अमेरिका शिक्षा शास्त्री के एक विद्वान थे। इन्वेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इन्वेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये चरण है, स्टेज है, ये 4 चरण में विभाजित किया। प्रारंभिक चरण, अनुक्रिया चरण, पुष्टिकरण चरण और सुधार चरण। यानी कि कोई भी बालक के जीवन में इस तरह की क्रियाएं चलती है। तो गेगने साहब ने इन्वेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को 4 चरण का निर्माण किया और उसे 4 भागों में विभाजित किया। अगला सवाल लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा चरण शामिल है? सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा चरण शामिल है पूछ रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति की स्थिति ये शामिल है, कौशल अधिग्रहण स्किल पाते हैं ये भी शामिल है, अंतरण स्थिति ये भी शामिल है। तो कुल मिला के उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए यहाँ लिखा है सूक्ष्म शिक्षण एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, इसलिए इसमें ज्ञान प्राप्ति, कौशल अधिग्रहण और मनोरंजन सभी चरण शामिल हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, जब आप एक टीचर हैं तो श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं छात्रों को चौकस बनाने के लिए, ये तो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए। ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि छात्रों को चौकस बनाने के लिए, चौकन्ना रहे छात्र, तब आप श्यामपट्ट का अच्छा उपयोग करते हैं, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को उस पर लिखते हैं ताकि छात्र अट्रैक्ट हो पढ़ाई में और उसका ध्यान हमारी तरफ हो, पढ़ने के प्रति हो। श्यामपट्ट का उपयोग छात्र छात्राएं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ शिक्षक लिखना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। श्यामपट्ट एक दृश्य सहायक सामग्री है जो छात्रों के पाठ को इंगित करने और याद करने में मदद कर सकती है। अगला सवाल लेते हैं, अभिक्रमित अनुदेशक का विकास किसने किया? तो अभिक्रमित अनुदेशक का विकास, चूंकि ये थ्योरी ऑफ सिद्धांत है, तो बीएफ स्किनर साहब ने किया था। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास बीएफ स्किनर ने किया था। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है आपके पास 14 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिक तंत्र में बच्चों को देखा जाता है। प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिक तंत्र में बच्चों को देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। तो निष्क्रिय अनुकरण करता, भाई बच्चा कभी निष्क्रिय नहीं होगा। सक्रिय अनुकरण करता, ये सही लग रहा है। सक्रिय अन्वेषक, तो हमसे पूछ रहा है बच्चा, तो सक्रिय अनुकरण करता हो, क्या होगा? सक्रिय अनुकरण करता, सही जवाब। अगला सवाल लेते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। शिक्षार्थी केंद्रित यानी स्टूडेंट को सेंटर में रख के कौन सा प्रमुख सिद्धांत आप शिक्षार्थी के लिए कर सकते हैं? तो करके सीखना, नकल करके सीखना, लिख के सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। करके सीखना इज द बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि कभी भी स्टूडेंट को जब आप करके सीखने के सिद्धांत पर काम कराएंगे, उसे खुद से करवाएंगे, तो वो ज्यादा सीखता है। तो करके सीखना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है हमेशा टीचिंग्स में। अगला ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन, सोचने की क्षमता को कम करना। भाई साहब, पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये थोड़े होना चाहिए कि सोचने की क्षमता कम हो जाए, तो ये ऑप्शन सब गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाठ्य पुस्तक किसी विशेष पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने के मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। अगला सवाल लेते हैं, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। तो विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय बजट है वो कार्यकारी परिषद पास करता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो 12 गो टॉपिक है बिहार स्टेट का लर्निंग एंड टीचिंग का, यानी शिक्षण कला और अधिगम का, उसमें से एक टॉपिक है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से सवाल आते हैं, तो ये लाइब्रेरी से इस बार पूछा है कि पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है कार्यकारी परिषद द्वारा। अगला लेते हैं, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? निरंकुश, ये नेगेटिव है। साधन संपन्न और सहभागिता, साधन संपन्न और प्रमुख वाला प्रभावशाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई साहब, शिक्षक जो होना चाहिए साधन संपन्न और सहभागिता, यानी कि को फ्रेंड होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो अपने छात्रों को डराता है। नहीं भाई, डराइए मत, गलत है, निगेटिव है। सभी छात्रों से मित्रवत होते हैं, बिल्कुल ये सही है। उपयुक्त दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो सभी छात्रों से मित्रवत होते हैं, फ्रेंडली, फ्रेंडशिप व्यवहार रखना है। शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है, बिल्कुल। शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है, यानी कि दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। तो ये है शिक्षक और छात्रों के बीच। किसके किसके बीच है? शिक्षक और छात्रों के बीच। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 21 नंबर, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है? भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो देखिए, मूल्यांकन जो वर्तमान प्रणाली में करते हैं वो समझ की करते हैं, संज्ञान की, कि हमारा बच्चा किसी टॉपिक को जब पढ़ता है तो वो कितनी उससे सीखा है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है, मात्रात्मक यानी मात्रा, तो मापन से।
मूल्यांकन से नहीं, आकलन से नहीं, मापन से, मात्रात्मक यानी कितनी मात्रा में सीखा गया है कोई चीज, इसका निर्णय के प्रोसेस क्या है, मापन, मेजरमेंट। ऑप्शन बी इज द सही आंसर। अगला सवाल लेते हैं 23, किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है? तो कक्षा में रैंकिंग के लिए मानक संदर्भित मूल्यांकन, ये सी है। मापदंड नहीं, ये गलत है। बाहरी परीक्षा नहीं, निर्माणात्मक परीक्षा नहीं, मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है किसके लिए? मूल्यांकन का रैंकिंग के लिए, मानक संदर्भित मूल्यांकन। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में कौन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है? पाठ्यचर्या, उद्देश्य का चयन, शिक्षकों का चयन, विषय का चयन, गतिविधियों का चयन। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। पाठ्यचर्या विकास, तो उद्देश्य का चयन तो इसका हिस्सा है, ये तो पॉजिटिव है। शिक्षक का चयन, भाई शिक्षक का चयन पाठ्यचर्या में नहीं आता, विषय का चयन आता है, गतिविधि का चयन आता है। तो निगेटिव पूछा तो निगेटिव जवाब दे दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षकों का चयन। अगला सवाल है, किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की रूपरेखा है? किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करना है, तो विषय यानी कि, तो उसके लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ, तो विषय कह रहा है हमको, तो पाठ्यक्रम होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, पाठ्यक्रम एक शैक्षिक रूपरेखा होती है जो निर्धारित समय अवधि में किसी विषय प्रसंग को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। चलिए थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। पाठ्यचर्या तो पूरी व्यवस्था को ही बनाती है, और पाठ तो हो गया लेसन प्लान किसी खास पाठ के लिए, और पाठ सहगामी गतिविधि तो पाठ के साथ जो चलने वाली क्रिया है वो है। हमें कह रहा है विषय के प्रसंग, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं 26, निम्नांकित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? तो शिक्षा का औपचारिक कह रहा है, देखिए दो वर्ड आता है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। देखिए अ लग गया, मतलब जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। तो औपचारिक का मतलब होता है नियम से, नियम कानून कहाँ चलते हैं? तो स्कूल में चलते हैं। लेकिन अनौपचारिक कहाँ चलते हैं? जैसे घर परिवार है, यहाँ कोई नियम कानून है, जब मन तब घुस गए, सुत गए, खा गए, उठ गए। लेकिन जब आप विद्यालय जाएंगे तो एक समय में आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, किसी खास टाइम में आपको लंच करना पड़ेगा, यानी कि नियम से बन जाएगा। तो विद्यालय हमारा औपचारिक संस्थान है। तो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण में संस्थाएं या संगठन होती है जो शिक्षा की प्रक्रिया को नियोजित ढंग से चलाती है। इसमें विद्यालय आ जाता है, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान, ये सब आते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल होता है? तो हमारा विद्यालय। परिवार में तो कोई अनौपचारिक सब चीजें होती है, समाज में भी अनौपचारिक होता है, कोई भी नियम कानून से नहीं होता है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 21 का ए, मौलिक अधिकार दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एकदम फ्री एजुकेशन देंगे। और इसी के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था, राइट टू एजुकेशन भी आया है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है? शिक्षक का शिक्षण, यह आवश्यक है। वर्ग का कक्षा का वातावरण, यह आवश्यक है। बच्चों की तत्परता, यह आवश्यक है, या उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों, जब मैं अभी आपको लेक्चर्स ले रहा हूं, ये सबसे आवश्यक कारक क्या होगा जब आप सीखेंगे? आपकी तत्परता, आपकी जिज्ञासा। यदि आपकी जिज्ञासा है कि हम बिहार स्टेट पेपर 2 आर्ट ऑफ टीचिंग में अच्छा करें, तो आपके अंदर वो जिज्ञासा जगेगी, तो आप ये वीडियो लेक्चर्स को सुनेंगे। जिज्ञासा नहीं रही तो आपको एसी में बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं, कक्षा का वातावरण आप एसी लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, बच्चा का जिज्ञासा नहीं पढ़ेगा। कितना बढ़िया से हम पढ़ा लें, खूब बढ़िया, हम 30 मार्क खाने पढ़ाने में, लेकिन यदि आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बच्चों की तत्परता। अगला सवाल ले, अच्छा छुप गया है तो निकाल लेते हैं। नहीं, दूर सम्मेलन है। दूर सम्मेलन क्या है? दूर से सम्मेलन करना, तो 2 तरफ प्रसारण प्रणाली, यानी इधर से भी उधर से भी। तो थोड़ा छोटा सवाल काफी खतरनाक होता है। इसका कहने का अर्थ है कि दूर का जो सम्मेलन होता है वो कैसा होता है? तो दोनों तरफ प्रसारण प्रणाली, इधर से भी और उधर से, जैसे टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा करते हैं। चलिए ये थोड़ा उटपटांग सवाल था तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। दूर सम्मेलन एक प्रकार से 2 तरफ प्रसारण प्रणाली है। दूर सम्मेलन में 2 या अधिक लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि एक ही कमरे में बैठे हो। यह टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो समझ गए होंगे आप।
अगला सवाल, शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका क्या है? स्पष्ट और तेज लिखना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना, पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, प्रश्नों का उत्तर लिखना। देखिए, स्पष्ट और तेज लिखना, स्पष्ट और तेज खूब लिखने से ये श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना ये एक सही तरीका है, ये बात सही है, लेकिन पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, ये सबसे ज्यादा अच्छा बात है। खाली प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? ये दोनों तो पूरा नेगेटिव है, ये दोनों में आपको फंसा सकता है, लेकिन आप फंसिएगा नहीं। पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, साथ ही साथ बड़ा है तो बेस्ट है। और डिटेल्स के साथ भी देखेंगे तो ये जो ऑप्शन सी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले बातों को लिखते हैं और फिर छात्रों को पढ़ने के लिए कहते हैं। अगला सवाल, अब जीएस का सवाल आएगा 31 नंबर। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बिल्कुल की थी। तो मिल मालिक के लिए की थी, जमींदारों के लिए, किसानों के लिए, कोल विद्रोह के लिए? ये किया गया था किसान के लिए, गुजरात का खेरा आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह की शुरुआत किया। किसानों द्वारा बढ़ी हुई लगान की वसूली के विरुद्ध शुरू किया गया। खेरा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया था। अगला जीएस का सवाल, निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है? फिरोजाबाद यूपी कांच की चूड़ी, ये तो सही है। भागलपुर बिहार रेशम का बहुत सिल्क सिटी कहा जाता है। जालंधर पंजाब खेल की सामग्री, ये भी सही है। सांभर राजस्थान हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग, यहाँ हमसे नहीं पूछा है। तो भाई सांभर और राजस्थान का जो मिलन है वो तो खारे पानी के लिए है। खारे पानी, राजस्थान के सांभर जिले में भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का ये है। तो यहाँ हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? निगेटिव भी पूछा है तो सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल 33, भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश कौन सा है? तो भारत का जो मसाला है वो सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, कौन खरीदता है? चीन, यूएसए, वियतनाम, बांग्लादेश? तो यूएसए खरीदता है दोस्तों। अमेरिका वाला भारत का मसाला बहुत चाहता है। बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, ज्यादा ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। जीएस की सवाल बहुत नॉर्मल होती है। प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला सवाल लेते हैं, भारत में गंगा निर्मित क्रूज शिप का नाम क्या था? तो गंगा विलास था, आपने भी देखा होगा, हाल ही में गंगा विलास गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी जनवरी 2023 में। अगला सवाल, ओजोन स्तर के उच्च होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ओजोन स्तर अगर उच्च हो जाए तो जीवन जीना है अगर आपको तो हाइड्रेट रहना होगा, यानी कि हमें थोड़ा सा, हाइड्रेट का मतलब क्या है? आपके बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया जाता है? तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एकीकृत योजना का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को जाना जाता है वनीकरण। वनीकरण, वन उन्मूलन मतलब होता है काट देना। अब वनों की कटाई में तो समझवे करते हैं। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है किसी समाज द्वारा जब वन लगाया जाता है तब, लेकिन वनीकरण का मतलब ही वह वृक्षारोपण। अगला ऑप्शन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 39। महासागरों के बड़े प्रभावी डैश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है। तो महासागरों के बड़े प्रभावी, तो महासागर में अगर टेम्परेचर अगर आपको ज्यादा बढ़ गया तो ताप की गुंजाइश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है। क्लियर है? अगला चलते हैं और लास्ट सवाल है, गुलाबी सिर वाली बत्तख किस श्रेणी में आती है? तो विलुप्त प्रजाति में आती है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। IUCN जानवे करते हैं 1963 से विलुप्त प्राय जीवों के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है कि कौन सा जीव विलुप्त हो गया, कौन सा है नहीं है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये था 40 सवाल। इस 40 सवाल में से 30 हो गए आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के, 10 हो गए GS के, जिसमें से 5 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, 5 पर्यावरण से, और आगे 10 सवाल है आपके मैथ से 5 और रीजनिंग से 5, जो कि आप खुद से कर सकते हैं। तो 40 यहाँ यह सेशन आज यहीं समाप्त होता है। बिहार स्टेट शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग के कुल 12 सीरीज हमने करा दिए हैं। ये 12वां सीरीज था, 12 सीरीज हो चुका है, यानी कि अब अभी अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कुल 11वां सीरीज आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, हमारे इस वीडियो के यूट्यूब प्लेलिस्ट में या लास्ट में वीडियो पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप फिजिक्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट की या BPSC TRE की, तो उसका भी हमारे यहाँ प्ले लिस्ट है, उसका भी क्लास लिया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही
यदि रोजगार समाचार का अपडेट आपको चाहिए तो वो भी जून 2024 में कौन कौन सी वैकेंसी है निकली है वो भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, रोजगार समाचार के प्लेलिस्ट में। और यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए द मिशन बाय यश कुमार को और बेल आइकन को हिट कीजिए, और ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको खोजने ना पड़े और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।